अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर ताजा हमलों के बाद पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल आ गया है। न केवल जियोपॉलिटिक्स की नजर से बल्कि आर्थिक नजर से भी यह काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होने जा रहा है आने वाले दिनों में। इस वक्त दुनिया के सभी बड़े देशों, चाहे वो चीन हो, रशिया हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, जिन्होंने अपनी रिएक्शन दी है, उसमें एक चिंता साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि यह संघर्ष लंबा खींचना नहीं चाहिए। जाहिर तौर पर भारत भी इस पर करीबी नजर रख रहा है और उसके लिए यह डिप्लोमेटिक टाइट वॉक भी है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। भारत की नजर इस वक्त मध्य एशिया पर है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि ये डेवलपमेंट आगे कैसे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें इको एंड एनर्जी टॉक का यह एपिसोड रिकॉर्ड करना पड़ा है। जो हमले लगातार हुए हैं अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर, उसमें ईरान में भारी तबाही हुई है। न केवल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई को मार दिया गया है, बल्कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर और सेना प्रमुख के अलावा कई आला अधिकारियों को सेना के जो अमेरिका और इजराइल ने मार गिराया है। और ये एस्केलेशन जो अचानक हुआ है, उसके बाद दुनिया भर के देशों की भी एक प्रतिक्रिया आ रही है। जवाबी हमलों में ईरान ने भी हमले किए हैं और कई देशों को निशाना बनाया है, जिनमें इराक भी है, कतर भी है, सऊदी अरेबिया भी है, बहरीन भी है, दुबई भी है। तो ये तमाम देशों पर अटैक करके ईरान ने शुरुआत में ये बताने की कोशिश की है कि वो इजराइल और अमेरिका के हमलों पर चुप नहीं बैठेगा और इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। यह बात यहां पर बताने की है, जिन देशों के मैंने नाम लिए मिडिल ईस्ट में, उनमें से कई देशों में इजराइल और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। मिसाल के तौर पर जो कतर है, वहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। तो आने वाले दिनों में यह एस्केलेशन कैसे होगा, यह भी देखने की बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ भारत की नजर से इस एपिसोड में देखें, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का जो चिंता है, उस पर मेरी मूल नजर रहेगी। एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि दो तीन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत अपना जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है या पेट्रोलियम है, जिसमें गैस भी शामिल है, उन जरूरतों का, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी जरूरतें हैं, उनका 80% इंपोर्ट करता है। अब 80% इंपोर्ट जो देशों से होता है, वो कोई 2 दर्जन से 3 दर्जन से ज्यादा देश हैं, क्योंकि भारत ने अपनी एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कई देशों के साथ समझौता किया हुआ है। जिन देशों से भारत का तेल आयात होता है, उनमें रशिया के अलावा जो मुख्य देश हैं वो सऊदी अरेबिया और यूएई भी हैं और इराक भी है। और इन देशों से अगर भारत को तेल की आपूर्ति होती है तो उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक समुद्री मार्ग है, उसको कंट्रोल करने की ईरान ने बात कही है, अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड से कहा है। हालांकि उस पर इजराइल की ओर से और अमेरिका की ओर से ईरान को चेतावनी दी गई है कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे। लेकिन शुरुआती तौर पर ईरान इतनी जल्दी चुप बैठेगा ऐसा भी नहीं लगता। हालांकि उसे रशिया की ओर से और चाइना की ओर से कोई मदद नहीं मिली और उसके प्रमुख नेता खमेनी के अलावा महत्वपूर्ण मिलिट्री लीडर्स को भी मार गिराया गया, जो न केवल ईरान के भीतर इंटेलिजेंस की कमजोरी और मोसाद की इंटेलिजेंस एबिलिटी को दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक तौर पर जो ईरान है, वो जिन देशों से उसे मदद की उम्मीद थी, वो उसके किसी काम नहीं आए हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो चिंता है, भारत के विदेश मंत्री ने दोनों ही देशों से और सभी स्टेक होल्डर से बात की है। कई अरब देशों से, ईरान से भी और इजराइल से भी उन्होंने बात की है, अमेरिका से भी संपर्क साधा है। लेकिन भारत की जो चिंता है वो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से है। जैसे मैंने कहा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% क्रूड का जो ट्रांजिट होता है, वहां से फ्लो करता है, वहां से समुद्री जहाज जो जाते हैं, वो तेल को लेकर दूसरे देशों में, पूरी दुनिया के व्यापार का 20% हिस्सा यहीं से आता जाता है। तो इसका असर भारत के तेल आपूर्ति पर भी पड़ेगा। ओपेक देशों की बैठक में क्रूड ऑयल की जो दाम है, उनके बढ़ने की चिंता है। ईरान के वहां पर मौजूद होने और वहां पर किसी भी तरह के मिसाइली हमलों के वजह से वहां पर जो तेल कंपनियां या जो भी देश अपने टैंकर भेजेंगे, अपने शिप भेजेंगे, वो उसका इंश्योरेंस कराएंगे नए सिरे से, और उसका जो प्रीमियम होगा उसका चार्ज भी इंपोर्ट करने वाले देशों के ऊपर पड़ेगा। तो कीमतें बढ़ सकती हैं।
और अगर $1 कीमत बढ़ती है, जो मैंने अभी रिसर्च की उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि भारत में $2 बिलियन एनुअल उसका इंपैक्ट पड़ता है। अगर $1 क्रूड बढ़ता है तो $2 बिलियन यानी $200 करोड़, और 200 करोड़ को आप 100 रुपए का, आसान गणित के लिए 100 रुपए का $1 मानते हुए करें तो भारत की के लिए सालाना ये 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ होगा, और ये उसे विदेशी मुद्रा में चुकाना होगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी मुश्किल इससे हो सकती है। अब महत्वपूर्ण बात यह जानने की है कि क्रूड के बढ़ने से, न केवल क्रूड की कीमत के बढ़ने से न केवल भारत में तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, बल्कि भारत में इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता है। और हमारी जो महंगाई है, हर स्तर पर दैनिक जरूरत की चीजें हैं और उद्योग भी मुश्किल होगा, वो भी, वहां भी महंगाई होगी, तो इकोनॉमी में एक तरह से उसका इंपैक्ट दिखाई देगा और महंगाई में स्पष्ट रूप से उछाल हो सकता है। यह कहा जा रहा है कि भारतीय तेल कंपनियों और भारत सरकार ने ऐसी स्थिति के लिए तैयारी की थी, लेकिन वो तैयारी एक सीमित समय में ही काम आ सकती है, लंबे वक्त तक काम नहीं आ सकती। खास तौर से एक ऐसी स्थिति में जब इंडो यूएस डील की वजह से भारत पर यह भी दबाव है कि वो रशिया से तेल न ले। रशिया से तेल लेने से भारत के ऊपर तेल की महंगाई का दबाव कुछ हद तक कम होता, लेकिन अगर वो अमेरिका से और उसके कहने पर वेनेजुएला से तेल लेता है और यहां से जिन देशों से उसको आपूर्ति हो रही है उसमें कमी आती है, तो भारत के लिए स्थिति वास्तव में काफी मुश्किल होगी। तो इस बारे में अधिक स्पष्टता के लिए, अधिक क्लैरिटी के लिए जानना जरूरी है कि यह संघर्ष कितना लंबा चलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हो सकता है, वो किन देशों से बात कर सकता है आगे की रणनीति के लिए। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं स्मिता शर्मा, जो डिप्लोमेटिक मामलों को लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवर करती रही हैं। तो आज के एपिसोड में वो हमारी एक तरह से डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं जो हमें इस मामले में समझाएंगी। स्मिता, पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि यह संघर्ष जो है, जिसका सीधा असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ने वाला है, उस बारे में हम आपसे समझेंगे, लेकिन पहले बताएं कि जो अभी की रणनीतिक स्थिति है, इजराइल अमेरिका एक ओर, चाइना और रशिया जाहिर तौर पर इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन जो दूसरे देश हैं, यूरोपियन देश, उन्होंने भी टोन डाउन करने के लिए कहा है, स्थिति को ठंडा करने के लिए कहा है, बातचीत को एस्केलेट न होने देने के लिए कहा है, और भारत ने भी बातचीत की है सभी स्टेक होल्डर्स से। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, ये लड़ाई कितना लंबा खिंच सकती है? मैं ये कहूंगी कि ये जल्द खत्म नहीं होने वाली है ये लड़ाई, और इसके लिए कई वजह हैं। क्योंकि एक तो जो पिछले साल जून में जब हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को होते हुए देखा, तो उसका जो नेचर और स्केल था वो अलग था। उसमें अमेरिका ने कहा कि हमने बकायदा जो है ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं, और फिर ये दावा भी किया कि हमने उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि उस वक्त हम लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि फॉर्दो में जो परमाणु ठिकाना है उसको हिट करना आसान नहीं है। और उसी के विपरीत अब वापस से आधार किया है अमेरिका ने, ये कहते हुए कि परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए, निगोशिएशंस के लिए हम ईरान के साथ जो है हम ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं। हमें जब इसराइल ने इसे लॉन्च किया तो कहा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, कि ईरान के हमले को रोकने के लिए स्ट्राइक्स हैं। अमेरिका ने कहा कि ये एपिक फ्यूरी है। देखिए, इसराइल की जो वरी है वो ये है कि ईरान के साथ आज से नहीं, जब से परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत चल रही है, पहले एक JCPOA एक अग्रीमेंट भी बना था बाकायदा देशों के बीच में, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने ही बाकायदा अपनी फर्स्ट टर्म में जो है पुल आउट किया था। लेकिन उसके तहत ईरान तैयार था कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, वो आकर निगरानी रखे, सेफगार्ड्स करें। वो सेफगार्ड्स, वो चेक्स के लिए ईरान उसमें हामी भर रहा था। ईरान का कहना है कि हम अपनी जो स्टॉक पाइलिंग है वो नहीं कर रहे हैं, हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, हम अपनी सिविल यूज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ है, या जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो दरअसल में सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है इसराइल के लिए, उसको हम खत्म नहीं करेंगे। तो इस दफा चूंकि अमेरिका ने अटैक करके, अमेरिका और इसराइल ने, एक तो सिर्फ तेहरान के अलावा बहुत सारे बड़े शहर हैं जिन पर हमले किए हैं, लार्ज स्केल बॉम्बिंग हुई है, और उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया है। ये कोई रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरानियन सेना के नेता नहीं है, ये हमास हिजबुल्लाह के नेता नहीं है, ये एक सुप्रीम लीडर हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा राजनीतिक पावर, रिलीजियस पावर उनके साथ जुड़ी हुई है उस ऑफिस में। और ये वो शख्स हैं जो, जब हम कहते हैं ना कि रिजीम चेंज करना चाहता है अमेरिका, ये रिजीम का एक चेहरा है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक संस्था है, ये एक इंडिविजुअल नहीं है।
तो बहुत रॉ इमोशंस हैं अभी इस पूरे क्षेत्र में, जिसकी वजह से ईरान को हमने देखा है कि पिछले 36 घंटे में जो हालात बने हुए हैं, ईरान अब सिर्फ इजराइल को टारगेट नहीं कर रहा है जैसा उसने पिछली दफा किया था, बल्कि इजराइल ने तमाम अमेरिका के जो एयर बेसेस खाड़ी के उस क्षेत्र में जहां पर मौजूद हैं, बहरीन में हो, दूसरी जगहों पर हो, ओमान को छोड़ दिया है उन्होंने, ओमान के साथ उनके रिश्ते अलग हैं। और ये एयर बेसेस पिछली दफा जब खाड़ी युद्ध हुआ था 90s में, उस दौरान बने थे, क्योंकि अमेरिका ने तब सेल किया था इस आइडिया को कि भाई आप लोगों के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पिछले कुछ वक्त में हालांकि हमने देखा कि यूएई, सऊदी सब ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को वापस से जो है रिकंसिलिएशन करवाया था। तो उन एयरबेसेस को जब आप ठिकाना, आप उसको टारगेट करते हैं, उसके साथ जो तस्वीरें आ रही हैं, अनफॉर्चुनेट बहुत दुखद तस्वीरें हैं कि दुबई, शारजा जैसे इलाकों में जो हाई राइजेस हैं रेजिडेंशियल, या फिर जो आपकी लग्जरी होटल्स हैं, उस पर ड्रोन स्ट्राइक्स हुए हैं। अब ये डेलिबरेट हैं या ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो भटक गई हैं हाई राइजेस की वजह से, कभी ये होता है जो इंटरसेप्ट की गई हैं, आग लगी हैं एयरपोर्ट्स पर, शारजा एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट पर। तो इसकी वजह से एक तो जो वो अंदरूनी जो समीकरण है ना, कि सऊदी, कतर वो लोग ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान सऊदी का साथ दे रहा है, ईरान का साथ नहीं दे रहा है, ईरान के जो है दुश्मन खाड़ी देश में इस वक्त ज्यादा निश्चित रूप से बन रहे हैं। लेकिन ईरान चाहेगा कि किसी तरीके से अमेरिका को ये ड्रैग आउट करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका में घरेलू स्तर पर इस वक्त कोई एपेटाइट नहीं है एक नए युद्ध के लिए, खास करके एक ऐसा युद्ध जिसमें आगे चलकर आपको अपने सैनिक टुकड़ियों को उतारना पड़े जमीन पर। वैसा हुआ तो बॉडी बैग्स आएंगी, और इस साल के अंत में जो मिड टर्म पोल्स हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप निश्चित रूप से जो है वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगे अगर अमेरिकी ट्रूप्स की जान जाती है और बॉडी बैग्स कैजुअलिटीज होती है। उनकी अपनी जो रिपब्लिकन मागा ऑडियंस है वो भी इसके लिए तैयार नहीं है। तो ईरान की अब यही मंशा होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सुप्रीम उनके अयातोल्ला का असैसिनेशन हुआ है, इसका जवाब तो वो देंगे। सक्सेशन प्लान उनका तैयार है, कौन सक्सीड करता है वो संभल कर बोलेंगे, क्योंकि पिछली दफा ऐसा हुआ था कि हिजबुल्लाह के कमांडर जब नसरुल्लाह की मौत हुई थी उनको असैसिनेट किया गया, जैसे ही उनके उत्तराधिकारी का नाम आया इजराइल ने उसे भी असैसिनेट कर दिया। तो वो थोड़ा संभल कर बोलेंगे। ईरान और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है या ईरान की जो सेना है वो कमजोर पड़ी है, लेकिन वो कोलैप्स नहीं हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अभी चलेगा कम से कम कुछ दिनों तक। अब भारत की नज़र से अगर मैं जानना चाहूं तो आप हमें बताएं कि एनर्जी सिक्योरिटी में भारत जैसे 80% अपना क्रूड इंपोर्ट करता है, उसका बहुत सारा उन देशों से आता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करते हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कितना कंट्रोल करेगा ये इस बात पर भी निर्भर है कि उसकी अपनी सामरिक स्थिति कैसी होती है और वो इजराइल और अमेरिका के दबाव के आगे कितना अपने आप को खड़ा रख पाता है। और दूसरा, ईरान का खुद का तेल व्यापार जिस पर उसकी इकोनॉमी टिकी हुई है क्रूड का, वो इसी रास्ते से होता है। तो इस पर कई लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की जो ईरान बात कर रहा है वो उसका स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक ब्लफ हो सकता है, लेकिन वो वास्तव में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर थ्रेट मे बी मोर हाइप देन रियलिटी। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर भारत सरकार की काफी नजर रहेगी। ऐसी स्थिति में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, असर तो पड़ेगा, भले ही आज 4-5 दिन के अंदर ना पड़े, लेकिन उसके बियॉन्ड पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की जहां तक हमारी एनर्जी नीड्स का सवाल है, जो हम हर रोज जो क्रूड ऑयल हम लेते हैं, आज मिडिल ईस्ट से लगभग 50% जो हमारा क्रूड ऑयल है वो अभी भी मिडिल ईस्ट से ही आता है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि रूस से हम बहुत ज्यादा तेल ले रहे थे, लगभग 40% रूस से ऑयल इंपोर्ट्स हमने किया था पिछले साल नवंबर दिसंबर में। जो रूस यूक्रेन बाद युद्ध के बाद हमें डिस्काउंटेड ऑयल परचेसेस मिल रहे थे, जिसको लेकर अमेरिका गुस्सा है, खफा है, हम लोगों पे टैरिफ्स लगा दिए गए, 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा दी गई, और अमेरिका के दबाव में भारत को कहना पड़ा वो ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हालांकि वो जीरो नहीं हुआ, वो शून्य नहीं हुआ है। अभी भी रूस की ऐसी तेल कंपनियां हैं जिन पर अमेरिका के सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं, तो उन लोगों से जो है हमारी कंपनियां तेल खरीद रही हैं। कुछ शैडो फ्लीट्स भी चल रहे हैं। हम डेली कम से कम जो है आपकी 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल्स पर डे हम मिडिल ईस्ट से लेते हैं, जिसमें कि प्राइमरीली सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत और दूसरे कुछ देश हैं। तो ये एक काफी हाई है। और अगर आप एक पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल की जो रिपोर्ट है, जनवरी 2026 की मंथली रिपोर्ट है, उसमें भी अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट का जो शेयर है वो 46.9% है टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का हमारा। ओपेक का जो शेयर है वो 50% है। तो हाई अमाउंट्स हैं, ये वॉल्यूम्स हैं। और उसमें जो एक मुश्किलात और आएगी हृदय, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स हैं, शायद पूरी तरीके से बंद नहीं किया है,
लेकिन कुछ चीन के वेसल्स जो हैं वो जा पा रहे हैं। भारत का हमारा 50% जो हमारा कार्गो, जो शिपिंग कार्गो है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। और उसको अगर बंद कर दिया जाता है, या अगर बंद नहीं भी करते हैं, अगर ये खतरा है कि भाई हुतीज अपनी अटैक को स्टेप अप करेंगे, हिजबुल्ला अपनी अटैक को स्टेप अप करेंगे, तो जो कंपनियां इन शिपिंग फर्म्स को इंश्योरेंस देती हैं, वो इंश्योरेंस कॉस्ट आपका लगभग 70 से 80% बढ़ जाएगा। और अगर आप लॉन्गर रूट ले रहे हैं अवॉइड करने के लिए, तो उसका अपना अलग एक शिपिंग कॉस्ट है। तो इसीलिए अगर लोग उसको बंद ना भी किया जाए, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जिनके पास साधन नहीं होंगे, जिनके पास इतने पैसे नहीं होंगे इंश्योरेंस के लिए कि वहां से जो है वो डील कर सके। तो इसीलिए इसका आने वाले दिनों में निश्चित रूप से, एक तो ये खाड़ी क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां हमें भूलना नहीं चाहिए, भारत के 90 लाख लोग वहां पर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। और वो जो पॉपुलेशन है उससे बहुत फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं हमारे। इनमें से कम 40 लाख लोग तो सिर्फ सऊदी और यूएई में रहते हैं, 4 मिलियन पीपल हैं। तो वो रेमिटेंसेस पर भी असर पड़ेगा। अभी एयर स्पेसेस सारे क्लोज्ड हैं। जैसे जेरूसलम में बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं जो प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा कवर करने के लिए गए थे, वो तेल अवीव एयरपोर्ट पर फंस गए, क्योंकि वहां से जो है उड़ानें अभी नहीं आ रही हैं। वो मिस्र के रास्ते से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मिस्र तक जाने के लिए आपको 12 से 15 घंटे का रोड का सफर करना पड़ेगा। आप जॉर्डन जो कि नजदीक पड़ेगा, वहां से आकर फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे भी एयर स्पेसेस क्लोज्ड हैं। तो ये बड़ी मुश्किल वाली हालात है इन लोगों को। अगर सरकार, हमने जहां यमेन, लिबिया जैसे देशों से पहले कॉन्फ्लिक्ट्स में लोगों को इवैक्यूएट किया है, एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया है, लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर कल को ऐसे हालात बने, आप लोगों को कैसे आप इवैक्यूएट करोगे। तो इसलिए इंडिया की एनर्जी रिजर्व्स, इंडिया की पीपल सिक्योरिटी और साथ ही इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को लेकर इस वक्त बहुत चुनौतियां हैं, खास करके ऐसे वक्त में जब मोदी जी जब इजराइल गए थे और वहां के जो संसद के नेसेट में उन्होंने भाषण दिया था, उसमें बिल्कुल लगा था कि एक साइड उन्होंने चुन लिया है कि नेतन्याहू के जरिए हम डोनाल्ड ट्रंप को खुश करेंगे, और ईरान फिलिस्तीन पर जो परंपरागत पोजीशंस है उससे बहुत हटते हुए नजर आए थे। तो वो एक ऑप्टिक्स की भी दिक्कत है जो यहाँ पर चुनौतियों में शामिल है भारत के लिए। तो इस पूरे मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हम इस पर नजर रखेंगे, क्योंकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर इससे जुड़ी हुई है। और भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं वो ईरान के साथ भी हैं, अमेरिका और इजराइल के साथ भी हैं। तो उसके लिए एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप है। इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी काम का था, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और भारत के हित किस तरह की रणनीति को अपनाने में है। अगर आपको इको एंड एनर्जी टॉक को सपोर्ट करना है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके मेंबर भी बने। मेंबर बनने का तरीका बहुत आसान है। ज्वाइन बटन को हमारे होम पेज पर दबाएं और वहां पर इको लवर, इको लर्नर और इको वॉरियर 3 ऑप्शन है। किसी भी लेवल पर आप सदस्य बनकर हमारे इस परिवार में एंट्री कर सकते हैं। जल्द ही कुछ लाइव में भी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इको एनर्जी टॉक पर बाकी वीडियोस जो हैं उनको भी देखिए। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।